हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर हम एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां एक अकेली पर्वत श्रृंखला लाखों लोगों का भाग्य तय करती हो। मतलब सर, एक तरफ हरियाली और नदियां हों और दूसरी तरफ एक कठोर सूखा रेगिस्तान। एकदम सही। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आज के इस अध्याय में हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप की गहराई में उतरेंगे और देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ केवल तथ्यों को रटना नहीं है। जी सर। हम ये जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आखिर ये भूगोल ऐसा क्यों है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इस तार्किक और प्रादेशिक विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स देखें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल कितना विशाल है? इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये इतना विशाल है कि कई यूरोपियन देश इसमें समा सकते हैं। पूरे भारत के क्षेत्रफल का करीब 2.41% हिस्सा केवल इसी राज्य के पास है। ओ, ये तो सच में काफी बड़ा भूभाग है। सर, अगर ये इतना विशाल है तो इसका विस्तार भी तो बहुत व्यापक होगा ना? क्या इसके अक्षांश और देशांतर के आंकड़े भी इसी विशालता को दर्शाते हैं? हाँ, बिल्कुल दर्शाते हैं। अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझें तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से कुछ आगे है, राइट? हाँ, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। देखिए, इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। मतलब समझ रही हैं, ये लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। ओह, तो इसी अंतर के कारण इसकी आकृति कुछ अलग बनती होगी। बिल्कुल। इसी कारण इसकी आकृति एक विषम कोणीय चतुर्भुज या सरल भाषा में कहें तो एक पतंग के आकार जैसी बनती है, पतंगाकार। इसमें एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि कर्क रेखा इसके बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले हिस्से? हाँ, बांसवाड़ा जिले के मध्य से और डूंगरपुर जिले के किनारे से होकर निकलती है, जिसकी राज्य में कुल लंबाई केवल 26 किलोमीटर है। सर, इन भौगोलिक आंकड़ों को देखते हुए एक सवाल मन में आ रहा है। जब कोई राज्य इतना बड़ा होता है तो उसकी सीमाएं, बॉर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट उठाया आपने। तो सर, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमाओं का पूरा गणित आखिर है क्या? मेरा मतलब है, कौन से जिले सबसे ज्यादा या कम सीमा साझा करते हैं? देखिए, राजस्थान की कुल बाहरी सीमा या परिधि 5,920 किलोमीटर लंबी है। इसे हम दो स्पष्ट हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। सही कहा, और ये 1070 किलोमीटर लंबी है। इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 17 अगस्त 1947 को भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई थी। अच्छा, तो इस पर कौन-कौन से जिले आते हैं? इस सीमा पर कई प्रमुख जिले स्थित हैं। इसमें जैसलमेर सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो कि 464 किलोमीटर है, और वहीं सबसे कम सीमा बीकानेर की है। बीकानेर की सीमा कितनी है सर? वो मात्र 168 किलोमीटर है। इन दोनों के अलावा श्री गंगानगर, बाड़मेर और फलोदी भी इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा हैं। ठीक है, तो बाकी बची हुई सीमा हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ लगती होगी? एकदम सही। दूसरा भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 4,850 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा 5 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। उनमें सबसे छोटी और सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब के साथ लगती है, जो मात्र 89 किलोमीटर है, और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो पूरे 1,600 किलोमीटर है। ओह, काफी लंबा स्ट्रेच है वो। और बाकी राज्य? इनके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो इस तरह 1070 और 4,850 मिलकर पूरी 5,920 किलोमीटर की परिधि पूरी हो जाती है। समझ गए सर। पर जब हम इस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर झुकते हैं तो धरातल कैसा दिखता है? क्या ये सच में पूरी तरह से रेतीला है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों में। धरातलीय उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक विभागों में बांटा गया है। 4 भाग?
वो कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, जो 61.11% क्षेत्रफल पर है। और दूसरा? दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो 23% हिस्सा घेरता है। तीसरा? तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो 9% में है। और आखिरी चौथा? चौथा है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं, जो 6.89% में फैला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, यानी पश्चिमी रेतीले मरुस्थल से। हाँ, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विशाल मरुस्थल अचानक नहीं बन गया। ये असल में प्राचीन तैथिस सागर का अवशेष है। सर थोड़ा रुकिए, एक सागर, मेरा मतलब ओशन, एक सूखे रेगिस्तान में कैसे बदल गया? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सुनने में लगता है, पर ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लाखों साल पहले जहां आज हिमालय और ये थार का मरुस्थल है, वहां थेथिस नाम का एक उथला सागर हुआ करता था। तो फिर वहां की जमीन और पानी का क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और जलवायु परिवर्तन के कारण ये सागर धीरे धीरे सूख गया। पानी तो वाष्पीकृत हो गया, लेकिन पीछे छूट गई रेत और नमक। अच्छा, और नमक के भंडार भी वहीं से आए होंगे? बिल्कुल, यही कारण है कि आज भी इस मरुस्थल के नीचे खारे पानी की झीलें और नमक के भंडार मिलते हैं। एक और जरूरी बात, इस मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है। वो 2 भाग कौन से हैं? एक है शुष्क प्रदेश, जहां बहुत कम बारिश होती है, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे बंगर भी कहा जाता है। तो सर क्या इसी वजह से यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं? मैंने पीडीएफ में देखा था इन बालू का स्तूपों यानी सैंड ड्यून्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे बरखान और पैराबोलिक। इनके आकार ऐसे अलग क्यों होते हैं? ये एक काफी अच्छा सवाल है। बालूका स्तूपों का आकार पूरी तरह से हवा की दिशा और गति पर निर्भर करता है। जैसे बरखान उन स्तूपों को कहते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं। मतलब क्रेसेंट शेप में? हाँ, क्रेसेंट शेप। हवा पीछे से रेत को धकेलती है, जिससे आगे की तरफ एक खड़ी ढलान और पीछे एक धीमी ढलान बन जाती है, और ये बहुत गतिशील होते हैं। तो क्या ये तेज हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं? एकदम सही। फिर आते हैं अनुप्रस्थ स्तूप, जो पवन की दिशा के बिल्कुल समकोण या राइट एंगल पर बनते हैं। और पैराबोलिक स्तूप की आकृति महिलाओं की हेयरपिन जैसी होती है। पैराबोलिक वाले ऐसे क्यों बनते हैं? ये तब बनते हैं जब वनस्पति या झाड़ियों की जड़ें रेत के किनारों को पकड़ कर रखती हैं और बीच का हिस्सा हवा से आगे खिसक जाता है। और जानते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में यही पैराबोलिक स्तूपा पाए जाते हैं। ओह, और वो स्टार शेप वाले भी तो थे ना? हाँ, तारा या स्टार स्तूपा भी होते हैं। ये आमतौर पर मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में मिलते हैं, जहां हवा कई दिशाओं से आती है। सर एक और शब्द अक्सर चर्चा में रहता है, लाठी सीरीज। इतने सूखे रेगिस्तान में इसका आखिर क्या महत्व है? देखिए, लाठी सीरीज एक तरह से प्रकृति का चमत्कार ही है। ये पश्चिमी मरुस्थल के रेतीले धौरों के बीच भूमिगत मीठे पानी की एक पट्टी है, एक अंडरग्राउंड स्वीट वाटर बेल्ट। अच्छा, तो ये पानी वहां आया कहां से? ये माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भीय अवशेष है। इस भयानक सूखे इलाके में ये जल पट्टी जीवन का आधार है। वहां लाखों साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म या फॉसिल्स मौजूद हैं। इसका मतलब कभी वहां घने जंगल भी हुआ करते थे? बिल्कुल, ये उसी बात का प्रमाण है कि वहां का पिछला पर्यावरण कैसा रहा होगा। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अब सर अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो पूरे राजस्थान के भूगोल में इसकी क्या भूमिका है? अरावली सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, बल्कि भूगर्भ शास्त्र के अनुसार विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन। विश्व की सबसे पुरानी? जी। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड वो प्राचीन महाद्वीप था जिससे टूटकर भारत का दक्षिणी हिस्सा बना था। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका पूरा विस्तार तो खेद ब्रह्मा, जो गुजरात में है, वहां से लेकर दिल्ली तक है। पर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। मतलब इसका ज्यादा हिस्सा राजस्थान में ही आता है? हाँ, लगभग 80% हिस्सा राज्य में ही है। और इसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है और पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। और शायद रिवर्स के लिए भी कुछ करती है ना? सही पकड़ा। ये राज्य का मुख्य जल विभाजक है, यानी वाटर डिवाइड, जो तय करता है
कि नदियों का पानी किस दिशा में बहेगा। और इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसे इसकी शांति के कारण संतों का शिखर भी कहा जाता है। सिर्फ गुरु शिखर या कोई और चोटी भी इंपॉर्टेंट है? इसके बाद सेर आती है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, और फिर दिलवारा है जो 1442 मीटर पर है। सिर अरावली के पूर्व में जो मैदानी और पठाई इलाके हैं, उनकी मिट्टी और संरचना रेगिस्तान से कितनी अलग है? देखिए, वो बिल्कुल विपरीत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश कुल 23% हिस्से में है। इसका निर्माण चंबल, बनास और माही जैसी बड़ी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो ये तो बहुत उपजाऊ होती होगी। बिल्कुल, ये जलोढ़ या अलूवियल मिट्टी है, जो कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। पानी और अच्छी मिट्टी के कारण ही यहाँ राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। और दक्षिण पूर्वी हिस्से का क्या? वही दूसरी तरफ दक्षिण पूर्वी हिस्सा, जिसे हड़ाउती का पठार कहते हैं, वो लगभग 6.89% है। उसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी से निकली बसाल चट्टानों के ठंडे होने से हुआ है। एक मिनट सर, क्या हाड़ौती के पत्थर की काली मिट्टी का ज्वालामुखी से कोई सीधा संबंध है? एकदम सही। जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर बसाल चट्टान बनता है और समय के साथ टूटता है, तो वो काली मिट्टी में बदल जाता है, यानी ब्लैक सॉइल। अच्छा, जिसमें कपास वगैरह उगते हैं? हाँ, ये मिट्टी नमी सोखने में बेजोड़ है और कपास जैसी फसलों के लिए उत्तम है। कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ इसी पठारी क्षेत्र में आते हैं। समझ गए। सर, अगर जलवायु की बात करें तो राजस्थान में 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री या उससे नीचे तक का तापमान देखा जाता है, जैसे चूरू या माउंट आबू में। ये चरम विविधता क्यों है? देखिए, ये जलवायु विज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। राजस्थान में दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ की जलवायु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसे 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है: उष्ण मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क या स्टेप, उपार्द्रा और आर्द्रा व अति आर्द्रा। सर, जलवायु और मैदानों के इस कनेक्शन को देखते हुए एक और सवाल था। पीडीएफ में एक शब्द है वृष्टि छाया प्रभाव या रेन शैडो इफेक्ट। ये क्या है जिसके कारण पश्चिमी भाग इतना सूखा रह जाता है? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून है, लेकिन समस्या ये है कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इन मानसूनी हवाओं की दिशा के बिल्कुल समानांतर है, यानी पैरेलल है। मतलब पहाड़ बादलों का रास्ता रोकते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक पहाड़ बारिश तब करवाता है जब वो बादलों के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो और बादलों को ऊपर उठकर टकराने पर मजबूर करे। लेकिन अरावली तो हवाओं के साथ साथ चलती है। हाँ, नमी से भरी हवाएं पहाड़ के समानांतर बिना टकराए सीधे आगे निकल जाती हैं। इसके कारण पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया यानी रेन शैडो एरिया में आ जाता है। ओह, इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती। सही। इसी एक जियोग्राफिकल अलाइनमेंट के कारण पश्चिमी मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में 80 सेंटीमीटर से अधिक। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। सो वर्षा के इस असमान वितरण का सीधा असर नदियों पर भी पड़ता होगा ना? नदियों और अपवाह तंत्र का क्या वर्गीकरण है? हाँ, पानी के बहाव के आधार पर नदियों को 3 प्राणियों में बांटा गया है। पहली है अंतःस्थलीय यानी इनलैंड अपवाह तंत्र। ये वो नदियां हैं जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। हाँ, रास्ते में ही रेत में समा जाती हैं। इसमें घग्घर, कांतली और लूनी प्रमुख हैं। वैसे लूनी नदी की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। वो कैसा? इसका पानी बालोतरा, जो बाड़मेर में है, वहां तक मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद अचानक खारा हो जाता है। ऐसे कैसे? एक ही नदी का पानी आधा मीठा और आधा खारा कैसे हो सकता है? इसका जवाब फिर से उसी तैथिस सागर में छिपा है। बालोतरा के बाद का जो इलाका है, उसकी मिट्टी में प्राचीन तैथिस सागर के कारण नमक की मात्रा बहुत अधिक है। अच्छा, तो जब लूनी नदी वहां पहुंचती है तो वो नमक पानी में घुल जाता होगा? बिल्कुल सही, और नदी खारी हो जाती है। अब दूसरे प्रणाली की बात करें तो वो बंगाल की खाड़ी का तंत्र है, जिसमें चंगल, बनास और बंगगंगा शामिल हैं। और ये नदियां अपना जल यमुना के जरिए बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। एकदम सही। और तीसरी प्रणाली अरब सागर का तंत्र है, जिसमें माही और साबरमती नदियां अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं।
सर, खारेपन की बात से मुझे झीलों का ध्यान आया। क्या सांभर और डिडवाना जैसी झीलों के खारे होने का भी यही टेथिस सागर वाला कारण है? जी हाँ, सांभर, डिडवाना और पचपदरा जैसी झीलें उसी टेथिस सागर का ही सीधा अवशेष है। सांभर तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। और मीठे पानी की झीलें? वही पुष्कर, जैसेमंड और पिच्चौला मीठे पानी की झीलें हैं जो बारिश या नदियों पर निर्भर हैं। सर, इसके साथ ही मिट्टी के जो वैज्ञानिक नाम पीडीएफ में दिए गए हैं, उन्हें याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, मिट्टी के वैज्ञानिक वितरण को रटने के बजाय हम थोड़े लॉजिक से याद कर सकते हैं। पहला, पश्चिमी मरुस्थल की रेतीली मिट्टी को एंटीसॉल्स कहते हैं। एंटीसॉल्स को कैसे याद रखें? इसे ऐसे याद रखें कि ये एंटीसॉइल जैसी है, यानी इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये नई मिट्टी है। दूसरा, पूर्वी मैदान की जलोढ़ मिट्टी को एल्फीसॉल्स कहते हैं। इसमें क्या ट्रिक है सर? एल्फीसॉल्स में आल आता है और एलुवियल में भी आल आता है। ये बहुत उपजाऊ होती है। और तीसरा, हड़ौती पठार की काली मिट्टी को वर्टिसॉल्स कहते हैं। वर्टिसॉल्स, इसका क्या लॉजिक है? देखिए, काली मिट्टी सूखने पर सिकुड़ती है और उसमें गहरी लंबवत या वर्टिकल दरारें पड़ जाती हैं, मानो वो खुद को पलट रही हों। तो इन वर्टिकल दरारों से वर्टिसॉल्स याद रखा जा सकता है। वाह सर, ये तरीका तो बहुत ही सटीक है। अब मुझे आसानी से याद रहेगा। लेकिन सर, इतने कठोर और सूखे माहौल में वनस्पति और वन्यजीव कैसे जीवित रहते हैं? देखिए, प्रकृति हमेशा खुद को ढाल लेती है। शुष्क मरुस्थल में पानी बचाने के लिए पेड़ों की पत्तियां छोटी हो जाती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। इन्हें ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि खेजड़ी का पेड़? बिल्कुल, और खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में पाताल तक चली जाती हैं। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये सूखे में भी हरा रहता है। और वन्यजीवों में क्या खासियत है यहाँ की? वन्य जीवों में ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, और चिंकारा यहाँ के राज्य प्रतीक हैं। एक और पक्षी भी है। हाँ, गोडावन। हाँ, गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ये हमारा राज्य पक्षी है। हालांकि ये अब विलुप्त होने की कगार पर है और इसे विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में क्या बताएंगे? राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सवाई माधोपुर का रणथंबोर और अलवर का सरिस्का बाघ या टाइगर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान रेगिस्तानी परिस्थिति तंत्र को बचाने का एक बड़ा केंद्र है। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब ऊपर सतह पर इतनी रेत और सूखा है, तो फिर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या म्यूजियम ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है? यहाँ की इकोनॉमी किन उद्योगों पर टिकी है? हाँ, ये सच में प्रकृति का एक बड़ा विरोधाभास है। जो जमीन ऊपर से बंजर दिखती है, वो नीचे खजानों से भरी है। ऐसा कैसे सर? इसके पीछे क्या कारण है? इसका सीधा कारण है अरावली की प्राचीन चट्टानें और हाड़ौती का ज्वालामुखी पत्थर। इन भूगर्भीय हुलचलों ने खनिजों को सतह के करीब ला दिया है। तो किस तरह के खनिज मिलते हैं यहाँ? सीसा जस्ता, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम जैसे खनिजों में तो राजस्थान का एकाधिकार यानी मोनोपोली है। यही कारण है कि यहाँ पत्थर और खनिज आधारित उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग बहुत फले फूले हैं। और कुछ नया भी मिला है क्या वहाँ? बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर और जैसलमेर में एक और खजाना मिला है। जहाँ कभी टेथिस सागर था, वहाँ दबे हुए समुद्री जीवों के जीवाश्म आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों में बदल गए हैं। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत दे रहा है। समझ गए सर। अंत में ये जानना चाहूंगी कि इन सभी भौगोलिक चुनौतियों जैसे सूखा, रेत, पहाड़, इन सब के बीच यहाँ कृषि और आम जीवन कैसे चलता है और जनसंख्या या पर्यटन पर इसका क्या असर दिखता है? देखिए, कृषि में यहाँ के किसानों ने प्रकृति के साथ चलना सीख लिया है। वे कम पानी वाली फसलें उगाते हैं, जैसे बाजरा और ग्वार, और सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। क्या आधुनिक सिंचाई ने भी कुछ मदद की है? बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान ने काफी चमत्कार किए हैं। इंदिरा गांधी नहर या INGP पश्चिमी मरुस्थल के लिए एक जीवन रेखा बनकर आई है। इसने तो शायद रेगिस्तान में भी हरियाली ला दी होगी। हाँ, रेत के धोरों में इसने खेती को आसान कर दिया है। वहीं पूर्व में चंबल परियोजना से सिंचाई होती है। इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आज यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों
यानी NH और रेल मार्गों का एक शानदार जाल बिछा हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या या डेमोग्राफिक्स कैसे बनती है इस सब के बाद? जनसांख्यिकी की बात करें तो भूगोल ही तय करता है कि इंसान कहाँ बसेगा। पूर्वी मैदानों में उपजाऊ मिट्टी और पानी है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत सघन है, यानी अधिक लोग रहते हैं। और पश्चिमी मरुस्थल में? वहाँ जीवन कठिन है और पानी की कमी है, इसलिए वहाँ जनसंख्या विरल है, यानी फैली हुई और कम है। लेकिन पर्यटन या टूरिज्म के लिहाज से तो ये सब एक प्लस पॉइंट होगा ना? बिल्कुल, पर्यटन के मामले में यही भौगोलिक विविधता एक वरदान बन गई है। अरावली की मजबूत चट्टानों पर कुंभलगढ़ और आमेर जैसे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले खड़े हैं। और लोग डेजर्ट सफारी के लिए भी तो आते हैं वहाँ। हाँ, पश्चिमी मरुस्थल की रेत पर्यटकों को जैसलमेर की डेजर्ट सफारी के लिए खींच लाती है, और झीलों की नगरी उदयपुर की शांति पूरे विश्व को आकर्षित करती है। मतलब हर हिस्से का अपना एक अलग आकर्षण है। एकदम। निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्थान का भूगोल केवल एक मिट्टी या पहाड़ का ढांचा नहीं है। ये चुनौतियों, संघर्षों और असीम अवसरों का एक जीता जागता अद्वितीय संतुलन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।